डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज बड़े सवालों के घेरे में है। एक और सरकार सीएम राइज, पीएम श्री और नई शिक्षा नीति के जरिए सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर जर्जर भवन, खाली शिक्षक पद, बुनियादी सुविधाओं की कमी और हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला अलग तस्वीर दिखाता है। आखिर सच क्या है? क्या बदलाव पूरे प्रदेश में पहुंच रहा है या कुछ चुनिंदा स्कूलों तक सीमित है? इसी पे करेंगे आज हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्यों बना शिक्षा का अंधकार भविष्य? दावे बनाम जमीनी हकीकत, सरकारी स्कूलों का असली रिपोर्ट कार्ड, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उठे सवाल। दमोह के छात्रावास में छत का प्लास्टर गिरने से छात्राएं घायल हो जाती है। ये घटना केवल एक हादसा नहीं बल्कि स्कूल भवनों की सुरक्षा, नियमित निरीक्षण और जिम्मेदारी तय करने वाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। डिंडौरी में सरकारी स्कूल नहीं बनने पर ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा कर स्कूल निर्माण शुरू किया। ये जनभागीदारी की प्रेरक मिसाल है, लेकिन साथ ही सरकारी व्यवस्था की सुस्ती और प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाती है। सरकार का दावा है कि सीएम राइस और पीएम श्री स्कूलों के जरिए शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब, आधुनिक भवन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार निवेश किया जा रहा है। आज ड्रॉप आउट तो अच्छा, कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर स्कूल के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। ऐसे में इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। आज अगर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 95,000 क्षमता वाले 1,913 छात्रावासों का संचालन भी विभाग के माध्यम से हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें इतनी बड़ी संख्या में। और अनुसूचित जाति कार्य विभाग के 25,439 विद्यालयों में 20 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 20 लाख, जोरदार अभिनंदन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दूसरी ओर विभिन्न रिपोर्टों, जनहित याचिकाओं और आंकड़ों में हजारों स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, बिजली, शौचालय और कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव का दावा किया गया है। सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब ये मामला केवल राजनीतिक बहस नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार और संवैधानिक जिम्मेदारी का विषय बन गया है। सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है। यदि सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है तो फिर बड़ी संख्या में अभिभावक निजी स्कूलों की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर शिक्षा की गुणवत्ता का वास्तविक पैमाना क्या है? कक्षा 1 में, 6 में और 9 में भी एडमिशन की प्रक्रिया आसान की है। आज 2025-26 में नामांकन 19.6% और शासकीय स्कूलों में 32.4% तक हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं, 2024-25 में 89,710 और 25-26 में 94,306 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे गए। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता। मध्य प्रदेश में शिक्षा सुधार की तस्वीर उम्मीद भी दिखाती है और चुनौतियां भी। सवाल केवल सरकार या विपक्ष का नहीं बल्कि हर बच्चे के भविष्य का है। क्या प्रदेश के हर विद्यार्थी तक सुरक्षित, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचेगी? यही आज की सबसे बड़ी बहस है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए सीधे हम करते हैं विषय की शुरुआत। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एडवोकेट बीएल जैन जी हैं, याचिकाकर्ता हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी हैं, शिक्षाविद हैं। तीनों मेहमान का मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं शुरुआत सबसे पहले बीएल जैन जी से मैं करना चाहूँगा, क्योंकि याचिकाकर्ता है, याचिका लगाए हैं। बीएल जी, सरकार तो तमाम दावे मध्य प्रदेश में कर रही थी कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता जो है बहुत बेहतर है, अच्छे शिक्षा मिल रहे हैं, ड्रॉप आउट कम हुए हैं, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जो है दुरुस्त है। सरकार के दावों में आपको सबसे बड़ी कमी कहां पर दिखाई दी?
देखिए, सरकार दावे जो करती है वो अपनी जगह क्या हकीकत है ये सब जानते हैं। हम नहीं कहते हैं कि 2025 की जो रिपोर्ट फरवरी 2026 में विधानसभा में पेश की गई, यानी भारत सरकार के लेखा नियंत्रक द्वारा जो रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के बारे में बनाई गई थी, वो जिसको विधानसभा में पेश किया गया, उसके आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी भी 40% शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अब जब शिक्षक के पद रिक्त हैं तो स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी? सबसे पहला तो मामला यही है। 5,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी भवन जर्जर बने हुए हैं। 1895 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। 3,400 स्कूल बिना शौचालय के संचालित हो रहे हैं। अब बताइए हमारी बच्चियां कहाँ जाएगी स्कूल में? और 59,000 स्कूल ऐसे हैं जहां कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। 10,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की सुविधा भी नहीं है। 40,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बाउंड्री वॉल भी नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि बगैर सुविधा के किसी भी बच्चे से अच्छा एजुकेशन लेने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सरकार दावे कर रही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर यह रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट किसी दल की नहीं है, ये रिपोर्ट किसी मीडिया के पत्रकार की नहीं है, ये रिपोर्ट केक की है। और केक की तो बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है साफ तौर पे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उन्होंने हस्तक्षेप किया और साफ तौर पर उनका कहना है कि इसमें जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि 1.5 लाख से अधिक जो पद है अभी भी रिक्त है शिक्षकों की। ऐसे 1800 स्कूल है जहाँ भी एक भी शिक्षक नहीं है। 3400 स्कूल ऐसे जहाँ पर शौचालय भी नहीं है। तो इसी को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं गुलरेज, ठीक है, गुलरेज जी के पास चलते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं गुलरेज जी। सरकार के दावे और जमीनी हकीकत, क्यों इसमें अंतर है? क्यों आखिर हाई कोर्ट को हस्तक्षेप इसमें करना पड़ा? गुलरेज जी, आपका ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी, अपनी जहां बात पूरी तक करिए। हाईकोर्ट का विषय है बंधुवर, तो मैं ये कहूंगा कि हम सम्मान करते हैं हाईकोर्ट का। हम हर न्यायालय का सम्मान करते हैं और एक न्यायिक प्रक्रिया का अंग होता है कि यदि कोई अपील करता है तो फिर न्यायिक प्रक्रिया उसके ऊपर रिस्पॉन्स करती है। तो वो एक लॉ का एक पहलू है जो एक विधि के हिसाब से चलता है। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, देखिए मैं बड़े खुल के एक बात करूंगा, और अच्छी बात यह है कि हमारी पूरी पैनल में या तो याचिकाकर्ता है या शिक्षाविद है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें यहाँ पर ज्यादा राजनीति होगी। यदि विपक्षी दल का कोई नेता बैठा होता तो फिर वो राजनीतिक बातें होती। मैं ये नहीं कहूंगा कि चुनौतियां नहीं हैं, और मुझे स्वीकार करता हूं कि चुनौतियां हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। 1 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ स्कूल्स हैं और 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं। और इतने बड़े सिस्टम में चुनौतियां डेफिनेटली सामने होती है, लेकिन हमारी दिशा सही है और रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। देखिए बंधुवर, 2 तस्वीरों को दिखाकर सब चीजें बताना आसान होता है, लेकिन पूरी पिक्चर को दिखाना इतना आसान नहीं होता। एक आंकड़ा जो सबसे बड़ा आंकड़ा है कि 19.7% से ज्यादा एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में बढ़े हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि सरकारी स्कूल में जिस तरह से फैसिलिटी सरकार दे रही है, जिस प्रकार से ठीक है नया निर्माण गुलरेज कर जी, मैं रहे एक हैं। छोटा सवाल इसी में आपको करना चाहूंगा। जो आंकड़े आप बता रहे हैं, ठीक है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन पिछले 10 सालों में 22 लाख जो है सरकारी स्कूलों से जो बच्चे हैं वो घटे हैं। ये आंकड़े हैं। देखिए 22 लाख जो बच्चे घटे हैं सरकारी स्कूलों से, उसका बहुत सारे और भी कारण होते हैं। कुछ कारण ये होता है कि पिछले 10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल मशरूम्स की तरह बने हैं। तो कई बार ये होता है कि घर के बिल्कुल पास में स्कूल होता है, मोहल्ले में स्कूल होता है, तो वो पेरेंट्स को एक आसानी होती है कि बच्चे को उंगली पकड़ के छोड़ दिया। लेकिन आप ये देखिए कि 10,000 करोड़ का निवेश करके जिस तरह से सीएम राय सांदीपनि का निर्माण हो रहा है, उसमें स्मार्ट क्लासेस भी हैं, उसमें जो जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान होता है वो है, गुणवत्ता वाले टीचर्स हैं। और अभी टीचर्स की हम बात कर रहे थे, तो मैं केवल प्राइमरी टीचर्स की बात करूं तो पिछले साल में केवल 10,000 से ज्यादा, 10,000 भी नहीं, मैं कम बता रहा हूं, 13,069 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का अभियान चला है। सेकेंडरी शिक्षक जो है वो मिडिल के शिक्षक हैं, उनकी भी भर्ती चल रही है।
तो और ये इस साल और ज्यादा 3 ठीक गुना है, ज्यादा ठीक है। होना है या निश्चित है। तो ठीक है गुलरेज जी, मैं सरकारी लौटूंगा फिर शिक्षा आपके पास। बहुत तेजी से सुधार हो रहा ठीक है, चलिए हमारे साथ जो है शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं, आशीष श्रीवास्तव, उन्हें समझ लेते हैं। आशीष जी, हालात कैसे हैं शिक्षा के? देखिए, शिक्षा जो है किसी भी राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और हर कोई सरकार यही प्रयास करती है कि प्रदेश के अंतिम छोर तक जो है शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त हो। सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्या सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे नीचे तबके में, इसलिए ऐसे हालात बार बार नजर आते हैं? देखिए, सभी को नमस्कार। मेरा सिस्टम नीचे स्तर तक काम कर रहा है। आप देखिए, कई सालों से अभी बहुत सुधार हुआ है। एक सीएम राइज स्कूल हो या पीएम श्री स्कूल हो या नेशनल पॉलिसी एजुकेशन नई पॉलिसी आई है, इसके तहत पूरे जगह आप देखेंगे गांव गांव तक शिक्षा है। अभी मेरा मध्य प्रदेश के धार गंदवानी मतलब तहसील में एक ब्लॉक में जाना हुआ, तो मैंने उस ब्लॉक में ये देखा कि वास्तव में वहां डिजिटल शिक्षा भी थी। ऐसे कई कॉलेजों में जहां बच्चे पहले डिजिटल शिक्षा नहीं कर पाते थे, कर नहीं पाते थे, गवर्नमेंट कॉलेजों में, अलग अलग कॉलेजों की बात बता रहा हूं मैं, अलग अलग कॉलेज में सब जगह डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया गया है। और पूरी तरीके से निचले स्तर, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षाविद हूं और मुझे पता है वास्तव में अभी, क्योंकि हम जब पढ़ते थे और आज की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आप देखिए हर जगह बच्चे टेक्निकल बच्चे हैं। और आप एक सबसे अच्छी बात बताऊं मैं कि सर, मैं यहाँ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में हूं इंदौर में, और सबसे ज्यादा बच्चे आज जो लिस्ट आई 90% गया है। और 90% कौन से बच्चे आ रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। ठीक है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे ने, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो छोटे छोटे जिलों से जगह से आ रहे हैं, 90% हाईएस्ट लिस्ट जा रही है लॉ में, बीएलएलबी में और बीबीएलएलबी में 12 में। तो ये कैसे, क्योंकि सुधार हो रहा है, आने वाले समय में और सुधार होगा। नई शिक्षा नीति के तहत आप देखिए कुछ भी बच्चे कॉलेजों में अपना सब्जेक्ट बदल सकते थे। जब हम पढ़ते थे तो डिप्लोमा लेने के लिए अलग कोर्स करना पड़ता था। मैंने भी अलग कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है साहब। अभी आप डिप्लोमा साथ में ग्रेजुएशन के साथ रह के कर सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा फिर आपके पास। ठीक है आशीष जी, मैं लौटूंगा। छोटा सवाल जो मैं बीएल जैन जी से ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास फिर लौटूंगा। बीएल जी, क्या पूरे प्रदेश में हालात ऐसे हैं जो तस्वीर हम भी देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे? देखिए साहब, ये जो हालात है पूरे प्रदेश के हैं, ये बात अलग है कि किसी जगह 10% पद खाली है। हमारे बड़वानी जिले की हालत तो ये है कि कई स्थानों पर आज भी 80-90% प्रिंसिपल के पद खाली हैं, 70% टीचर के पद खाली हैं। कहीं भयावह स्थिति ऐसी है कि अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल के 70% 80% अगर पद खाली है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा? किसी सब्जेक्ट का टीचर वहां नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? बिल्कुल। 1892 स्कूल ऐसे हैं प्रदेश में जहाँ एक भी टीचर नहीं है, तो बगैर टीचर के स्कूल की कल्पना की जा सकती है क्या? मेरा सवाल सिर्फ यही है, यदि टीचर नहीं है तो उसका स्कूल नाम कैसे दिया जा सकता है? वहाँ कैसे बच्चा आएगा? कौन उनको पढ़ाएगा? उनकी कौन व्यवस्था दिखेगा? इन प्रश्नों के उत्तर भी तो हमें चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए उत्तर हम ले लेते हैं गुलरेज जी से। गुलरेज जी, 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में काबिज है, क्या इतना समय काफ़ी नहीं था शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? क्योंकि देखिए 1800 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक ही नहीं है, 3400 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। अगर ये सब मूलभूत सुविधा अगर स्कूल में नहीं रहेगा तो कौन बच्चा स्कूल जाना चाहेगा? क्या 25 साल कम है स्थिति को सुधारने के लिए? देखिए 25 साल कम भी नहीं है, लेकिन उसके पहले 60 साल का जो एक गड्ढा था उसको भरने के लिए बहुत ज्यादा भी नहीं होते। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देश में सबसे जो लचीली थी, जो सबसे बीमारू थी, और बाकायदा बीमारू राज्य का तमगा था। हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड्स हो, वाटर सप्लाई हो, इन सब में बीमारू राज्य का तमगा था हमारे ऊपर। तो एक वो बदनुमा दाग था जिसको हमने मिटाया है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन चुनौतियों को सही दिशा में हल किया जा रहा है, सही गति से हल किया जा रहा है, तो विकास के कार्य आगे चल रहे हैं। तो मैं तो सबसे बड़ा आंकड़ा देता हूँ, सारे आंकड़े एक तरफ हैं, लेकिन लगभग 20% अगर पेरेंट्स में का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ जा रहा है, अगर एडमिशन के नंबर्स बढ़ रहे, तो अपने आप में पूरी स्टोरी है जिसके ऊपर भी एक डिबेट होना चाहिए। मैं बार बार ये कहूंगा, दो तस्वीरें दिखाकर
सरकार से प्रश्न करना आसान है, लेकिन पूरी व्यापक पिक्चर दिखाने की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन सर बीएल जैन जी जो याचिकाकर्ता है वो जो आंकड़े के साथ बता रहे हैं, जो मैं अभी आपको आंकड़ा बताया वो आंकड़े उन्होंने पेश किए इसलिए हाईकोर्ट को दिया है। क्या आज 34 बड़े सम्मान पूर्वक मैं जैन साहब का नमस्कार करता हूँ, और जैन साहब ने जो आंकड़े बताए वो भी आंकड़े हो, जो मैंने बताया वो भी आंकड़े हैं। चाहे प्राइमरी टीचर्स का सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके सीएम राइज स्कूल बनने की बात हो, चाहे 20% जो इजाफा हुआ है बच्चों के नामांकन में सरकारी स्कूलों में, वो सब भी आंकड़े हैं। तो आंकड़े ही दोनों चीजें हैं। ठीक है, चलिए मैं शिक्षाविद जी के बात चलता हूँ। सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा कैसे लौटेगा आशीष जी फिर से? आशीष जी। भाई साहब देखिए, सबसे पहले ये है कि टीचरों की भर्ती हो। टीचर वास्तव में मध्य शासन में टीचरों की कमी है और टीचर की भर्ती पर्याप्त मात्रा में हो, पहली चीज। दूसरा, शिक्षा में सुधार तो हुआ है, इससे हम नकार नहीं सकते। इस पर कई माताजी पिताजी का भरोसा उजागर भी हुआ है और कई बार भरोसा हुआ। मैंने अभी आपको समय पहले बताया था कि जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके परसेंटेज कम से कम 80, 85, 90 हैं और वो गवर्नमेंट शासकीय कॉलेज स्कूल के ही रहते हैं ज्यादातर बच्चे। सीबीएसई दूसरे कोर्सेज के बच्चों के इस बार परसेंटेज कम थे, आप देखिएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज स्कूलों ज्यादा थे। तीसरा, जो टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाए वो टेक्निकल ज्यादा दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ शिक्षक, बहुत ऐसे शिक्षक है जिसमें टेक्निकल और कौशल की कमी है, तो उसको प्रशिक्षण द्वारा उसको हमको बढ़ाना चाहिए। और कॉलेजों की, स्कूलों की, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि स्कूलों की कमी है, बिल्डिंगों में कमी है, ये आंकड़े सही हैं। लेकिन हम देखेंगे कुछ सालों से कई स्कूल, बहुत सारे, हर 10 किलोमीटर में स्कूल को खोला गया है। अब तो कोशिश कर रहे हैं 5 किलोमीटर में एक स्कूल होना ही चाहिए। तो ऐसे स्कूल लगातार हम पूरा प्रयास किया जा रहा है स्कूलों कॉलेजों खोलने का। लेकिन सबसे ज्यादा भरोसे जो माता पिताजी अपने जो स्कूलों, सरकारी स्कूलों में करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों के साथ साथ पहले टीचरों को भी एक टेक्निक और कौशल क्षमता मजबूत करना चाहिए। ठीक है बीएल जी, अदालत में सरकार से आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो 40% पद खाली, 1,15,000 के लगभग, उन पदों की पूर्ति शीघ्रता पूर्वक चालू की जाए। क्योंकि जब स्कूल में शिक्षक होगा तो बहुत सारी दूसरी कमियां भी है, वो कम हो जाएगी। यदि शिक्षक क्लास में जाएगा, पढ़ाएगा, तो बच्चों का कुछ तो भविष्य बनेगा। हो सकता है बिल्डिंग जर्जर है, जर्जर बिल्डिंग में पढ़ सकता है व्यक्ति एक बार, पर शिक्षक की सबसे पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि वो इस मद के लिए बजट में अधिक से अधिक राशि का प्रावधान करे। अब कैसे करना है ये सरकार का अपना प्रबंधन है, किंतु इसमें बड़े राशि का विनियोजन करें। जो हमारी स्कूलों में जर्जर भवन है, जिससे खतरे की घंटी बनी हुई है, कई बच्चों की मौत भी हो सकती है, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। उन स्कूलों को प्रायोरिटी के ऊपर रिपेयरिंग किया जाए। और 34 स्कूलों में यदि शौचालय नहीं है तो मुझे ये बताइए कि हमारी बेटियां शौच के लिए कहाँ जाएगी? आप सभी जानते हैं कि शौच एक अनिवार्य वस्तु है, और शौचालय नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? तो जो प्रायोरिटीज वाली चीजें हैं, सबसे पहले टीचर्स की भर्ती नियमित रूप से शीघ्रता पूर्वक हो। स्कूलों में जो जर्जर भवन है उनका रिपेयरिंग या मेंटेनेंस जिस तरह से हो सकता है प्रायोरिटी पे करे, क्योंकि किसी की जान का खतरा पहले भी बना है, आगे भी बन सकता है। और शौचालय की जहां तक बात है, तो शौचालय तो हर स्कूल में प्राथमिकता के ऊपर गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग होना ही चाहिए। और जिन स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, लगभग 10,000 स्कूल ऐसे हैं और बिजली के कनेक्शन दिए जा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं है सरकार के लिए। सरकार चाहे तो इसके लिए अच्छे तरीके से बजट में प्रावधान कर सकती है, किसी और जगह कटौती करे, पर ये हमारे बच्चों का जो भविष्य है, ये देश का भविष्य है। और इस देश के भविष्य के लिए मेरा तो विनम्रता से सरकार से यही अनुरोध है कि इसको प्रायोरिटी पे ले और इन समस्याओं का निदान कर एक सुनहरे मध्य प्रदेश और सुनहरे भारत का निर्माण करने में हम सब लोगों को सहभागी बनाएं। ठीक है गुलरेज जी, सुना आपने बीएल जैन जी को, बहुत छोटी छोटी मांग है, वो भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है गुलरेज जी, जो खाली पद है अभी भी शिक्षकों के, उसका समय सीमा सरकार कब बताएगी? कब तक वो रिक्त पदों को पूरा कर लिया जाएगा? सर, इस साल के अगर आप बात करें तो इस साल आप मान के चले 70,000 से ऊपर
शिक्षकों की नियुक्ति होना निश्चित है। ये मैं आपको दिसंबर तक का बता रहा हूँ। और जैन साहब जो कह रहे हैं ना, यही चीज पर मोहन यादव जी भी काम कर रहे हैं। आपने एक चीज और देखी होगी कि जब से मोहन जी मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में काम हुआ है तो 2 सेक्टर में हुआ है। सबसे पहले हुआ शिक्षा में, दूसरा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो ये तो इसमें मोहन जी के भी मत वही है जो जैन साहब का मत है। और इसलिए मध्य प्रदेश के बच्चों का जो भविष्य है बड़ा सुनहरा है। और बहुत सारी चीजें हैं। अब आप जैसे बिजली की बात कर रहे हैं, तो मत भूलिए कि मध्य प्रदेश राज्य के हर गांव में का विद्युतीकरण भी नहीं हुआ था, वो भी हमारी सरकारों ने किया है। तो हमने हर जगह बिजली पहुंचाई है, जहां कहीं रही सही है वहां भी पहुंचना निश्चित है। ठीक है आशीष जी, नई शिक्षा नीति का असर जो है जमीन पर कितना दिख रहा है? नई शिक्षा नीति का असर पूरे मध्य प्रदेश में सभी विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आप देखिए, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जो 4 वर्ष का स्नातक हुआ है उसके तहत अब कोई बच्चा एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स कर सकता है, सबसे पहली बात। दूसरा, स्थानीय लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि आप स्थानीय लैंग्वेज में भी अपने कोर्स कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ हम कोई दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो वो कोई टेक्निकल कोर्स करना चाह रहा हो, जैसे कौशल विकास का कोर्स करना चाह रहा हो, या अपना सर्टाप वाला कोई कोर्स करना चाह रहा है, या लोकल कोई कोर्स करना चाह रहा है, तो वो उस कोर्स को साथ में कर सकता है। दूसरा, नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से आप देखिए, एक जो रूसा होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, उससे बहुत ज्यादा स्थानीय लोकल में बजट आ रहा है और उस बजट का उपयोग स्कूल की शिक्षा के लिए, कॉलेज की शिक्षा के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ है, जो विद्यार्थी आर्ट्स लेते थे उनको टेक्निकल सब्जेक्ट वो पढ़ नहीं पाते थे, तो बच्चे वो टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ अपना कौशल विकास भी डेवलप कर रहे हैं। एक ही समय में हम 2 डिग्री ले सकते हैं और उन दोनों डिग्री की लीगल विधिक मान्यता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए थे कि हम एक साथ अब 2 कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो टेक्निकल बड़ा है, जैसे डिग्री इंजीनियरिंग हो गया या लॉ हो गया, वो हम कोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौशल विकास का हम कोई भी कोर्स करके हम ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। पहले हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता था, उसके बाद टेक्निकल कोर्स करना पड़ता था। अब हम ग्रेजुएशन के साथ साथ टेक्निकल और कौशल कोर्स कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास बहुत बड़ा हुआ है। और उनके आप जब कोर्स देखेंगे तो अलग अलग लैंग्वेज में भी कोर्स आते हैं। ठीक है। पहले हम देखते थे कि हिंदी इंग्लिश के ही कोर्स होते थे, लेकिन अब बहुत सारे कोर्स ऐसे आ गए हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में भारत सरकार ने जारी किया। ठीक है जैन साहब, क्या लगता है अदालत के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा मध्य प्रदेश में, जो थोड़ी बहुत कमी है? देखिए सर, मेरा अदालत पे बहुत विश्वास है। मैं पिछले 30 सालों से कई जनहित याचिकाएं लगा चुका हूं। अभी तक लगभग 15 से 20 मैंने जनहित याचिकाएं लगाई हैं। 2 याचिकाएं मेरी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कम से कम 13 से 15 मेरी याचिकाएं मेरे द्वारा लगाई गई। और ये याचिकाएं मैंने जितनी भी लगाई है, याचिका लगाने के बाद में, न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद में, न्यायालय के निर्देश के बाद में उस क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। आपको याद होगा, सेंधवा से चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और दुरुस्त हो। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, थोड़ी बहुत कमी वो भी जल्द उसको पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है याचिका लगाई गई, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। हालांकि सरकार का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में दुरुस्त है, थोड़ी बहुत कमी उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।